ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय और पार्ट नंबर 2 है इसका। इसके पहले वाला वीडियो रॉलेट एक्ट तक अपलोड कर दिया हूँ मैंने। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण और जो कह सकते हैं बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, विषय वस्तु है, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए चर्चा करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में। ये घटना उस समय की है जब रॉलेट एक्ट पास हो चुका था और उस काले कानून का पूरे भारत में विरोध चल रहा था। महात्मा गांधी ने तो उस काले कानून को कह दिया बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। कुल मिलाकर के इस पूरे रॉलेट एक्ट का जो मर्म है वो मर्म ये है कि हर तरीके से, हर एंगल से वह कानून एक ऐसा कानून था जो क्रांतिकारियों के लिए एक अभिशाप था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक वरदान था। तो उसी कानून के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में 9 तारीख को और 10 तारीख को पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को बंदी बना लिया गया। तो उस घटना के बाद जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भावना पनप करके आई, निकल करके आई कि हमारे क्रांतिकारी विचारों को सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है, तो हम इसका विरोध करें, अपने विरोध का प्रदर्शन करें, अपने विरोध को दर्ज कराएं। इसी विषय को लेकर के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल और महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के विरोध के विषय को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया जाना प्रस्तावित हुआ 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में। अब इसका कुछ कार्यक्रम इस तरह बनाया गया कि 12 अप्रैल 1919 को हंसराज ने हिंदू सभा स्कूल में एक मीटिंग का आयोजन किया और निर्णय लिया गया कि कन्हैया लाल जी की अध्यक्षता में, यानी जो 13 तारीख को होने वाला जलियांवाला बाग में मीटिंग थी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो कन्हैया लाल जी करेंगे। और बाद में क्या हुआ, कन्हैया लाल जी ने अध्यक्षता पद से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं अब अध्यक्षता नहीं कर पाऊंगा, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, कुछ विडंबनाएं रही होंगी जिसको उन्होंने अध्यक्षता करने से मना कर दिया। फिर भी 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, पंजाब में बैसाखी का दिन पवित्र दिन की तरीके हो सकता है कि उससे होता है। यहाँ पर नई नई फसलें आती हैं, उन फसलों के उपलक्ष्य में बैसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से पंजाब में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग जनसभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित हुए। यानी बैसाखी का त्यौहार था तो लोग पंजाब में आए भी थे, अमृतसर में। तो उन्होंने कहा कि इसी बहाने हम विरोध प्रदर्शन भी कर लेंगे। और चूंकि बैसाखी का त्यौहार था 13 अप्रैल को, तो इसलिए इस डेट भी रखी गई थी कि पब्लिक जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिना बुलाए सभा में पार्टिसिपेट कर सकती है, भाग ले सकती है। इसी बीच क्या हुआ, जब पब्लिक जलियांवाला बाग में मीटिंग कर रही थी तो जनरल आर डायर, 2 डायर हैं यहाँ पे, एक जनरल ओ डायर जो इस पूरे पंजाब को देख रहा है, गवर्न कर रहा है, उसने यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जनरल ओ डायर ने। और जनरल आर डायर, इसके अधीन पंजाब को कर दिया गया था। तो इसने क्या किया, अपने 50 सैनिकों के साथ बाग में पहुंचकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के गोली चला दी। बाग की कंडीशन ये थी कि बाग एक संकरे रास्ते से होकर जाता था, एक ही मार्ग था बाग में जाने के लिए। बाग में एक कुआं भी था,
तो जब अचानक फायरिंग शुरू हुई तो लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े, कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ने लगे। तो इस तरीके से एक बीभत्स घटना, एक हृदय विदारक घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड की रही। उस हत्याकांड के विषय में कहा जाता है कि लगभग जब तक जितनी गोलियां थीं जनरल आर डायर के पास, जब तक सारी गोली खत्म नहीं हो गई तब तक कंटिन्यू फायरिंग वो करता रहा। मतलब एक तरीके से कह ले तो अति हो गई, है ना, मतलब कि बीभत्सता की अति हो गई, अति कर दी उसने। और इस घटना के बाद पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। लगभग 650 राउंड फायरिंग हुई और वो फायरिंग कब बंद हो गई 650, जब उसके पास गोली खत्म हो गई। 650 राउंड फायरिंग अपने आप में मायने रखती है। इस घटना के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। लाला लाजपत राय ने कहा ये सुधारों के लिए नहीं अपितु इस हत्याकांड के लिए जाना जाएगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी पर लाला लाजपत राय ने कहा कि यह जो वर्ष है सुधारों के लिए नहीं बल्कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इस घटना ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। मतलब एक अविश्वसनीय घटना हो गई, अविस्मरणीय घटना हो गई और एक बीभत्स घटना भी थी ये। जगह जगह विरोध और हड़तालें होने लगी। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। भारी दबाव के बाद सरकार ने हंटर जांच समिति की स्थापना की। अब इस जांच समिति ने जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इसमें 3 भारतीय भी शामिल थे। एक चमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण मुल्ला और साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 भारतीय भी सम्मिलित में शामिल थे और कुल 8 लोगों की ये समिति बनाई गई थी, जिसमें 5 अंग्रेज थे। तो 5 अंग्रेज, उनका बहुमत, इन 3 का कोई मतलब नहीं था। बस चूंकि भारतीय जनता को थोड़ी सांत्वना देने के लिए कि हमने भारतीयों को भी शामिल किया है, बस इतनी सी बात थी। तो इन 3 लोगों को शामिल कर लिया गया था। लेकिन उस रिपोर्ट को तैयार करने में इन लोगों यानी चमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण मुल्ला और साहबजादा सुल्तान अहमद की कोई भूमिका नहीं रही। ये केवल एक मूक दर्शक बने उस रिपोर्ट को तैयार होते देखते रहे। अब जब ये रिपोर्ट तैयार हो गई तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 379 लोग मारे गए। अब खुद सोचने वाली बात है कि जहां पर 20,000 लगभग इकट्ठे हुए हों उनमें मात्र 379 लोग मारे गए और 12,000 लोग घायल हुए। कितने लोग घायल हुए? 12,000 लोग घायल हुए। कांग्रेस की तरफ से, अब देखिए, कांग्रेस को लगा कि इसमें कुछ गोलमाल किया गया है, घोटाला टाइप का किया गया है इस हंटर जांच समिति में। तो कांग्रेस ने खुद अपनी पहल पर एक तहकीकात समिति गठित की मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, और इस समिति की रिपोर्ट गांधी जी ने तैयार की थी। ये क्वेश्चन अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो तहकीकात समिति थी उस समिति की रिपोर्ट किसने तैयार की थी, यानी ये जो समिति रिपोर्ट थी किसने तैयार की, तो ये गांधी जी ने तैयार की थी। तहकीकात समिति किस घटना से संबंध रखती है, ये भी क्वेश्चन 1 लाइनर आपके लिए बनता है। आइए अगली घटना देखते हैं। इस घटना के बाद पूरा भारत स्तब्ध रह गया। दूसरी घटना है खिलाफत आंदोलन। ये क्या बवाल है भाई, इस बवाल को देख लेते हैं। अब आप इस समय जब आप पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद तो बवाल ही बवाल पढ़ना है। तो खिलाफत आंदोलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ तुर्की भी पराजित हो गया, क्योंकि धुरी राष्ट्रों में शामिल था। तुर्की, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सब किस में शामिल थे? सब धुरी राष्ट्र में शामिल थे।
तो जर्मनी के साथ तुर्की भी जब हार गया तो तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों ने, यानी जो मित्र राष्ट्र हैं इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका, इन लोगों ने टर्की के साथ यानी तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की। और संधि के अनुसार ये कहा गया कि अब धार्मिक स्थलों पर सुल्तान यानी खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी जाएगी। खलीफा कौन होता था? मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा गुरु खलीफा। और था कौन वो? तो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान होता था वही खलीफा होता था। ऑटोमन एम्पायर की जो स्थापना हुई थी वो 1553 में हुई थी। ध्यान रखिएगा कि ऑटोमन एम्पायर कब स्टेबल हुआ था? तो 1553 में स्टेबल हुआ था। और जो ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान होता था वही खलीफा के पद का मुख्य उत्तराधिकारी होता था। तो इस खलीफा के पद की सत्ता को टर्की के साथ जो सेब्रे की संधि हुई उसमें क्या किया अंग्रेजों ने? खलीफा की सत्ता को धार्मिक स्थलों से समाप्त कर दिया। अब देखिए, अगर खलीफा की सत्ता को समाप्त किया जाएगा तो इसका मतलब कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके धर्मगुरु की सत्ता समाप्त। तो भारत में जो मुसलमान रहते थे उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह करने का प्लान किया, आंदोलन करने का प्लान किया। और उसी आंदोलन का नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का संबंध खलीफा से है, यानी खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए ही खिलाफत आंदोलन संचालित किया गया। अब इस खिलाफत आंदोलन को संचालित करने में अली बंधु, नाम याद रखेंगे अली बंधुओं का। अली बंधु कौन थे भाई? तो शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। और 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का दिल्ली अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने की। इस प्रकार खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चल पड़े। 1924 में एक घटना घटी तुर्की में और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया? खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। अब जब तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया तो क्या होगा? जब खलीफा ही नहीं तो खिलाफत का क्या मतलब है? ये तो बिना दुल्हा वाली बारात हो गई भाई। जब खलीफा ही नहीं है तो खिलाफत का कोई औचित्य नहीं बनता था। जैसे बिना दूल्हे की बारात कोई अच्छी लगती है क्या? नहीं। तो ऐसे जब खलीफा ही नहीं होगा तो खिलाफत का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए यह खिलाफत आंदोलन स्वतः ही क्या हुआ? समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। अब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी क्यों इन्वॉल्व हो गए? देखिए, अली बंधुओं ने गांधी जी को अध्यक्षता चुना। और गांधी जी क्यों इन्वॉल्व हुए? तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा अवसर यानी हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर अब 100 साल तक नहीं आ सकते। यानी जो हिंदू है वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गया है और जो मुसलमान है खिलाफत खलीफा को लेकर के अंग्रेज सरकार के खिलाफ है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने एक अवसर देखा हिंदू और मुस्लिम की एकता की। इसके बाद कौन सी घटना घटती है? इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया तो अब महात्मा गांधी ने किस पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया? असहयोग आंदोलन पर। असहयोग का मतलब होता है कि सहयोग ना करना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब महात्मा गांधी का मानना था कि जो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम भारतीयों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो उस कंट्रीब्यूशन को क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो न्यायालय का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस विभाग का क्षेत्र हो, चाहे वो विधायिका का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, गांधी जी का मानना था कि हर क्षेत्र में हम अंग्रेजों का क्या करें? असहयोग करें, विरोध के साथ शांतिपूर्ण विरोध और असहयोग करें। अंग्रेजों का क्या करें? असहयोग करें। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में शुरू हुआ। यह एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को अधिक महत्व दिया गया।
अहिंसा, सत्य और अहिंसा गांधी जी के विजन है, गांधी जी का लक्ष्य है, गांधी जी की कह सकते हैं कि उनका एक स्वप्न था, सत्य और अहिंसा, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हो जाएं। इसीलिए गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी का मानना था कि भारत अंग्रेजी सत्ता की स्थापना भारतीय सहयोग से हुई थी, यानी भारत में जो अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई किसके सहयोग से हुई? भारतीयों के। तो यदि भारतीय सहयोग ना दें, भाई अगर मैं कोऑपरेट ना करूं, मैं अंग्रेजों को सपोर्ट ना करूं, तो क्या होगा? ब्रिटिश शासन समाप्त हो सकता है या हो जाएगा, ऐसा गांधी जी मानते थे। गांधी जी ने कहा कि पुलिस, विधायिकाओं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, और गांधी जी ने खुद असहयोग आंदोलन के समय जुहू चौपाटी मुंबई में वस्त्रों की होली जलाई थी। और जब महात्मा गांधी वस्त्रों की होली, एक बार वस्त्रों की होली और जलाई गई थी स्वदेशी आंदोलन के समय, और एक बार ये, तो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये जो वस्त्रों की होली जलाई जा रही है, ये क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। कैसी बर्बादी है? निष्ठुर बर्बादी है। अब देखिए कि आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, यानी जो आंदोलन था उसका आरंभ कैसे हो गया, घटना कैसे बनी, चीज़ें कैसे होती चली गई जिससे आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटाकर, हजारों वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, वापस लौटाकर की। यानी गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद की उपाधि, बोर पदक जो उन्हें साउथ अफ्रीका में मिला था, जूलू पदक, ये सब वापस कर दिया। यानी असहयोग, गांधी जी ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि अब हमें अंग्रेजों का क्या करना है भाई? असहयोग करना है किसी भी हद तक जा कर के, लेकिन जो मार्ग है मेरा वो है सत्य और अहिंसा, उससे हमें विचलित नहीं होना है, उसी के सहारे हमें क्या करना है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इतना ही नहीं, गांधी जी के सहयोग में हजारों वकीलों ने वकालत भी छोड़ दी। गांधी जी से क्या कहा? गांधी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। इसी असहयोग आंदोलन के समय एक घटना घट गई। गांधी जी चूंकि चाह रहे थे कि ये जो आंदोलन हो ये कैसा हो? पूरी तरीके से हिंसा मुक्त हो, लेकिन एक घटना घट गई चौरा चौरी में। चौरा चौरी में क्या हो गया कि फरवरी 1922 में एक घटना घट गई। घटना ये घट गई कि 5 फरवरी 1922 को भगवान अहिर के नेतृत्व में जनता चुपचाप शांति मार्च करते हुए सड़क पर जा रही थी गोरखपुर में। रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती थी, तो वहाँ के जो सिपाही और थानेदार थे उन्होंने भीड़ के साथ अभद्रता की, भीड़ के साथ मारपीट की। तो भीड़ क्रुद्ध हो गई और उसने क्या किया? उस पूरे पुलिस चौकी को जला दिया, जिसमें 21 पुलिसकर्मी और एक दरोगा मारा गया। यह घटना हृदय विदारक हो गई। घटना क्या हो गई? हृदय विदारक हो गई। अब जब यह घटना घट गई तो यह बात, महात्मा गांधी उस समय बारदौली में थे। 8 फरवरी 1922 को यह घटना, यह समाचार महात्मा गांधी को मिला, वो उस समय बारदौली में थे, कि चौरा चौरी में ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है और वहाँ पर क्रुद्ध भीड़ ने क्या किया है? एक पुलिस चौकी को जला दिया है। अब महात्मा गांधी को लगा कि ये तो भाई हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। तो उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला बारदौली में ही ले लिया और वहीं पर उन्होंने घोषणा कर दी कि यह असहयोग आंदोलन अब स्थगित किया जाता है। इस असहयोग आंदोलन के स्थगन पर
भारतीय जो युवा थे, क्रांतिकारी युवा थे, वो एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ये कैसा निर्णय ले लिया है। सुभाष चंद्र बोस ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया, डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में वैचारिक मतभेद था, मनभेद नहीं था, मतभेद था। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में वैचारिक मतभेद था, मन का कोई भेद नहीं था उनके अंदर। वो दोनों एक दूसरे का जबरदस्त सम्मान भी करते थे। आप देखोगे कि जब एनआई ने पहली बार घोषणा की युद्ध की अंग्रेजों के खिलाफ, तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से कहा कि भारत के खिलाफ युद्ध शुरू हो चुका है और मैं राष्ट्रपिता से आशीर्वाद चाहता हूं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की थी। तो अब हुआ क्या, आंदोलन जब स्थगित हो गया 12 फरवरी 1922 को, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। इसका मतलब इस तरीके से मान लें कि अब धीरे धीरे असहयोग आंदोलन पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर असहयोग आंदोलन उस समय वापस ले लेना हो सकता है कि तत्काल तुरंत की परिस्थितियों में वो एक अचंभित करने वाली बात रही हो, लेकिन महात्मा गांधी ने दूर तक सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर अब हम आंदोलन वापस नहीं ले लेते हैं तो क्या होगा, ये 22 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सरकार अब क्या करेगी, सरकार अब क्रांतिकारियों और जो आंदोलन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करेगी। और हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हम अंग्रेजों को से मुकाबला कर सकें। तो क्या होगा भाई, हमारे पास तो लाठी डंडा है और उनके पास तोप तलवार बंदूक है, तो कैसे काम चलेगा। तो गांधी जी का निर्णय उस समय भले ही लोगों को बुरा लगा, लेकिन आने वाले समय के लिए एक अच्छा निर्णय था। वो अच्छा निर्णय साबित भी हुआ, क्योंकि सरकार अब क्या करती, दमनात्मक कार्यवाही करती और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जाति करती। इसीलिए महात्मा गांधी ने कुछ सोच समझ करके ये आंदोलन स्थगित करा दिया। अब इस आंदोलन के स्थगित करने के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी जेल चले गए और कांग्रेस में भी क्या हुआ, धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा। आप देखोगे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एक नई पार्टी ही बना देते हैं, स्वराज दल का निर्माण कर दिया इन्होंने, क्योंकि अब इस पार्टी में दो तरीके के लोग शामिल हो गए थे। एक ऐसे लोग थे जो परिवर्तनवादी विचारधारा के थे, जिसमें थे देशभक्त चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और एक दूसरा तबका था, एक दूसरा गुट था जो अपरिवर्तनवादियों का था। वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे कि जैसा गांधी जी कह रहे हैं वही सही है। और जो अपरिवर्तनवादी थे उसके नेता राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि थे। तो महात्मा गांधी ने 1924 में जब कारावास से इनको फुर्सत मिली, तो इन्होंने जेल से छूटने के बाद समाज की ओर ज़्यादा ध्यान दिया और इन्होंने समाज का सृजन करना शुरू किया कि समाज में जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले हम समाज को ही मजबूत करें, जिससे क्या होगा, हम लोगों को अगले जन आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। ये बात हुई। अगली बात आती है साइमन कमीशन की। इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको हम देखते हैं। इसके बाद 1900 इसके बाद क्या हुआ कि ये दल कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक स्वराज दल का निर्माण हुआ, जिसमें देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने को अलग कर लिया कांग्रेस से। बाद में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद और मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के बाद स्वराज दल भी समाप्त हो गया। आइए देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था। आप समझो कि जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उस रिफॉर्म में ये बात तय कर दी गई थी कि हर 10 साल के बाद
जो नियम कानून जो रिफॉर्म लाया गया है उसमें कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया आयोग गठित किया जाएगा। पूरा उसका वो सर्वे करेगा और बताएगा कि कौन कौन सी कमियां थीं, उन कमियों को सुधार किया जाए पिछले वाले भारत संविधान अधिनियम 1919 में। तो उसी लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया और यह प्रावधान किसमें कर दिया गया था साइमन कमीशन के गठन का? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अब हुआ क्या, इस अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 1927 में ही, यानी 2 साल पहले, ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। श्वेत कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे। 20 जुलाई 1927 को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की और यह 7 सदस्यीय आयोग था जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसमें आप देखिएगा कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसमें एक व्यक्ति ऐसा भी आया था जो आने वाले समय में आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद होगा तो उस समय वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रहेगा। एक व्यक्ति वो भी शामिल था, उदार दल का व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वह व्यक्ति कौन सा साइमन आयोग में जो आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया कि भाई साइमन कमीशन किस देश का सर्वे करने आ रहा है, किस देश के विषय में चर्चा करने आ रहा है, किस देश के लिए नियम कानून बनाने आ रहा है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, भारत के लिए। तो भारत के विषय में कोई अंग्रेज अच्छे से कैसे जान सकता है? भारत के विषय में सबसे अच्छा कोई भारतीय ही समझ सकता है। इसलिए साइमन कमीशन ने किसी ना किसी भारतीय को होना भी जरूरी था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए इस आयोग का जबरदस्त विरोध हुआ भारत में। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना क्या हुआ? भारतीयों को मंजूर नहीं था। भाई कोई हमारे विषय में विदेशी आकर निर्णय करेगा तो ये हमको कैसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। 1928 को, अब यहाँ हमने बम्बई लिखा है, वर्तमान समय में बम्बई क्या है? मुंबई है, लेकिन अब तत्काल परिस्थितियों में इसका नाम क्या था? बम्बई। तो इसीलिए यहाँ पर बम्बई लिखा गया है। तो 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत साइमन गो बैक के नारे से किया गया। कब पहुंचा साइमन? 3 फरवरी 1928, है ना। साइमन कुल 3 बार साइमन आयोग कुल 3 बार भारत में आया। पहली बार 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा और इसका स्वागत साइमन गो बैक के नारे से किया गया। इस साइमन कमीशन में एक बड़ी घटना घट गई जब लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन खिलाफ का विरोध करते हुए लाठी चार्ज के शिकार हो गए और बहुत ज़्यादा उनको लाठी पड़ गई। और उन्होंने लिखा, मरते दम तक उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। मेरे ऊपर जो एक एक लाठी पड़ रही है वो क्या होगी? अंग्रेजों के लिए जो ताबूत बनेगा वो लाठी क्या होगी? उसमें कील के समान काम करेगी। इस घटना के बाद 1 सप्ताह के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1930 मई में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसकी भारतीयों ने कटु आलोचना की।
इसकी भारतीयों ने क्या की? कटु आलोचना की। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर के और साइमन कमीशन तक का हमने अध्ययन किया है। इसके आगे आने वाला पार्ट जो होगा, अगला एपिसोड जो आएगा, उस एपिसोड में हम एक ऐसे विषय को चुनेंगे, एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिसने भारत को एक नई दिशा प्रदान की, और वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसने पूरे भारतीयों को एक कर दिया, टॉप टू बॉटम, चाहे वो गांव के घुरहु हुए और चाहे वो स्टेट के राजा, सबको मिलाकर के किया उस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने एक एक बंदे को जोड़ा भारतीय आंदोलन के लिए। और वो एक इतना बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा का कि पूरी ब्रिटिश सरकार हिल गई। तो अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, यहीं पर आज हम नोट कर लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी हम ऐसा आंदोलन करेंगे जो विनय के साथ आपके आज्ञा की अवहेलना करेंगे। आपके बनाए हुए कानून को हम नहीं मानेंगे, विनय के साथ हाथ जोड़कर कि भैया ये हमसे ना हो पाएगा, अब हम आपके कानून को नहीं मानूंगा, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, अंग्रेज भैया अब तुम्हार कानून हम ना मान पाइबे। इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, विनय के साथ आपकी अवज्ञा करेंगे, आपकी अवहेलना करेंगे। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस पूरे टॉपिक को आप ऐसे ही कम से कम 4-5 जितनी बार हो सके, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसको सुने, देखें और नोट करें, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखना उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन के लिए सांस लेना। कोई किसान कब सफल किसान माना जाता है? जब उसके यहाँ पर घट्ठे पड़ जाएं, यहाँ पर घट्ठे पड़ जाएं, उंगलियाँ हार्ड हो जाएं, हाथ। और कोई सफल स्टूडेंट कब होता है? जब यहाँ लिखते लिखते, कलम पकड़कर लिखते लिखते क्या हो जाए, उसकी खाल यहाँ पर मजबूत हो जाए, वो एक सफल स्टूडेंट होता है। तो ध्यान रखें, आपको सफलता जब ही मिलेगी जब प्रयास आप करेंगे। गांव देहात में एक कहावत है, भैया अपने मरे स्वर्ग देखे मिली, दूसरे के मरे स्वर्ग ना देख पाइबो। तो ये रहा आज का टॉपिक। इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। कहीं पर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कुछ और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, तो कृपया कमेंट में बताएं, मैं उस पर अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो टॉपिक बताई जा रही है केवल इसका मेन पर्पज़ यूपी बोर्ड नहीं है, इसका मेन पर्पज़ और भी हो सकता है। आने वाले भविष्य में जो आपके जीवन के कठिनतम एग्ज़ाम होंगे, जब आप ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेंगे, फील्ड में आएंगे, लोगों से कंपटीशन करेंगे, तब ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको और ज़्यादा काम आएंगी। तो अब इसी के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।